बहुत ही मुश्किल है कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। कुछ का मानना है कि ना तो इसकी कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत होगा, तो कुछ का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म लगभग 15 अरब साल पहले हुआ था, एक विशाल विस्फोट के साथ, बिग बैंग। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, यूनिवर्स में जितनी भी मैटर हम देख रहे हैं वो बन गई प्राइमोर्डियल फायरबॉल, अरबों डिग्री गर्म और इतना अविश्वसनीय रूप से घना कि इसके एक चम्मच का वजन होगा अरबों टन। जब ये आग का गोला अचानक विस्तृत हुआ तो इसने अंतरिक्ष का निर्माण किया और उसमें फैला मैटर। समय के साथ जैसे जैसे मैटर ठंडा पड़ने लगा, गुरुत्वाकर्षण ने इस मैटर को पहले तारों में केंद्रित किया और फिर आकाश में उड़ा दिया। पर इसका कोई गवाह नहीं था क्योंकि जीवन अभी तक नहीं आया था। पैदा होने वाले शुरुआती सितारे ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बने थे, लेकिन इन तारों की गर्म कोर ने इन हल्के और प्रचुर तत्वों के परमाणुओं को उन दर्जनों भारी तत्वों में परिवर्तित किया जिन्हें आज हम यूनिवर्स में पाते हैं। जब इन पहली पीढ़ी के सितारों की मृत्यु हुई तो इन सभी तत्वों को इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ दिया गया, जहां इन्होंने स्टार पीढ़ियों का गठन किया और उसके बाद ब्रह्मांड लगातार इन भारी तत्वों से समृद्ध होता चला गया। हमारा सूर्य शायद तीसरी पीढ़ी का तारा है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बना है, लेकिन इसमें भी तारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा उत्पादित भारी तत्व शामिल हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण सूर्य के गठन से हुए बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हुआ था। वो सारी मैटर जो हमारी दुनिया को बनाती है, हम जो पानी पीते हैं उससे लेकर हम जो खाना खाते हैं वो, और जो कपड़े हम पहनते हैं, जिन घरों में हम रहते हैं वो, सब कुछ जिसमें हमारी सामग्री भी शामिल है। हमारे शरीर एक बार बड़े सितारों के पतले अंदरूनी हिस्सों में मौजूद थे और फिर उन्हें फेंक दिया गया इंटरस्टेलर स्पेस की ठंडी शून्यता में। जैसा कि कवियों ने लिखा है, हम सभी स्टार डस्ट से बने हैं। आपके दाहिने हाथ में हो सकता है एक टूटे हुए तारे का तत्व और दूसरे तारे का तत्व बाएं हाथ में। खगोल शास्त्री कार्ल सेगन ने कहा था, ये ब्रह्मांड हमारे भीतर है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भी कोई तारा बनता है तो ग्रह बनने की संभावना भी होती है। अगर ये सच है तो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में ही सैकड़ों अरब ग्रह हो सकते हैं और पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब से अधिक आकाशगंगाओं के साथ खरबों और अरबों ग्रह हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे करीब बसे 50 सितारों में से एस्ट्रोनॉमर्स को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उन ग्रहों में से 3 एप्सिलॉन एरिडानी, ताउ सिटी और बर्नैड स्टार के पास उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। परिक्रमा करने वाले हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक तारे के आसपास किसी ग्रह की पहली दृश्य प्रकाश छवि उतारी और गहरे अंतरिक्ष में भी ग्रहों का पता लगाया है। ये देखते हुए कि यूनिवर्स के सभी मामलों की बिग बैंग में एक समान उत्पत्ति है, ये मान लेना उचित है कि यदि जीवन एक औसत आकार के तारे में एक छोटे से ग्रह पर उभरता है, वो भी एक अनजानी आकाशगंगा में, तो ये अन्यत्र भी उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा हो
हमारे सूर्य से पहले लाखों तारे बन चुके थे जो कि बुद्धिमान होने की संभावना व्यक्त कर रहे थे। पृथ्वी के अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही प्राणी अपनी आकाशगंगा में विकसित हो सकते थे। लेकिन अगर वहां जीवन है तो हमारे साथ अब तक किसी ने संवाद क्यों नहीं किया? सितारों से हमें अलग करने वाली दूरी इतनी भारी है कि ये लगभग असंभव है कि पास के तारे के ग्रह के साथ भी संपर्क स्थापित हो सके। अगर हम रेडियो सिग्नल भेजते हैं हमारे सबसे नजदीकी सितारे सीरियस तक, तो 8.5 साल तक वो सिग्नल वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर सीरियस की परिक्रमा करते ग्रह पर हमारे संदेश को समझने वाला बुद्धिमान जीवन हो भी, तो उनके वापसी जवाब को हम तक पहुंचते 8.5 साल और लग जाएंगे। यानी हमारा संदेश पहुंचा या नहीं ये जानने में 17 साल लग जाएंगे। सुदूर बसे ग्रहों के साथ संवाद करने में हमें सदियों लग जाएंगी। पर इसने अमेरिकन खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक को नहीं डगमगाया, जिन्होंने 24,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित गोलाकार क्लस्टर हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में रेडियो संदेश भेजे। उसे उम्मीद थी कि 5 लाख सितारों में से कम किसी एक का एक ग्रह हो सकता है जिसमें उन्नत प्राणी जीवन हो जो वापसी संदेश भेजने में सक्षम हो। ड्रेक और कार्ल सेगन जैसे खगोलविदों ने आने वाले संकेतों का पता लगाने की भी कोशिश की जो 500 निकटतम सितारों में से आ रहे थे, पर अब तक ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। अगर हमें कभी संकेत प्राप्त होते हैं किसी अलौकिक सभ्यता से, तो ये इतिहास की सबसे बड़ी खबर होगी। अब रेडियो सिग्नल एक बात है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं कि हम कभी गहरे अंतरिक्ष में जाएं और ऐसी किसी जगह पर अलौकिक प्राणियों से मिलें? आधुनिक तकनीक के साथ एक अंतरिक्ष यान लगभग 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा कर सकता है। अगर हम आज अपने सबसे करीबी स्टार अल्फा सेंटोरी के लिए यात्रा आरंभ करें, तो इसमें हमें लगभग 100,000 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो क्या होगा? तब इसमें लगेंगे केवल 4.5 साल। लेकिन जैसा कि आइंस्टाइन ने साबित किया था, उस तेजी से जाना असंभव है। 1000 टन वजन वाले अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें आवश्यकता होगी पूरी आधुनिक दुनिया की ऊर्जा जितनी, जो वो अगले 5000 साल में इस्तेमाल करेगी। हालांकि अगर भविष्य हमें ऊर्जा के नए स्रोतों और चमत्कारी चीजों से रूबरू कराता है तेजी से यात्रा करने के लिए, तो हो सकता है कि हम किसी दिन सबसे नजदीकी तारे की यात्रा कर सकें सिर्फ कुछ 100 वर्षों में। यह अकल्पनीय नहीं है। कौन कल्पना कर सकता था जब राइट बंधुओं ने पहली उड़ान भरी कि हम 80 से कम वर्षों में ही एक रीयूजेबल स्पेस शटल का निर्माण करेंगे। आइए भविष्य में देखें एक ऐतिहासिक घटना के बारे में जो थोड़ी देरी से हुई थी। हमारा उपग्रह सौर ऊर्जा स्टेशन आज सुबह एक उल्कापिंड से टकरा गया था। माइक्रोवेव ट्रांसमीटर डैमेज हो गया था और हमारा रिपेयर स्टाफ वहां टेक्नीशियंस के साथ पहुंच गया है और उम्मीद है ट्रांसमीटर कुछ ही घंटों में चालू हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री इस दुर्घटना के कारण बिजली में हुई कटौती के लिए खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी देरी मामूली है और एक जबरदस्त अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयारी जारी है। द इंडियन स्पेस 1000 टन की स्टारशिप चंद्रगुप्त को लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम एक प्राचीन भारतीय सम्राट के नाम से रखा गया है। इसका लक्ष्य है पृथ्वी से परे एक सभ्यता के साथ पहला सीधा संपर्क बनाना। एक ऐसी यात्रा जो 100 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसका ऐतिहासिक प्रसारण दुनिया भर में देखा जाएगा।
अंतरिक्ष यान की एक झलक देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो एक बाहरी सभ्यता के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकल पड़ेगा। चंद्रगुप्त की यात्रा होगी 600 साल। गंतव्य स्टार एप्सिलॉन एरिडानी है, जहां से चारों ओर रेडियो दूरबीन है जो दुनिया भर से निरंतर रेडियो सिग्नल प्राप्त कर रही है। सभी एस्ट्रोनॉट्स 123 पुरुष और महिलाएं अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर चुके हैं और इसे सील कर दिया गया है। दुनिया ने उन नायकों के चालक दल को विदाई दी जो बिना किसी वापसी की ये यात्रा शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। वर्तमान एस्ट्रोनॉट्स अपना सारा जीवन अंतरिक्ष यान में बिताएंगे, जैसा कि उनके बच्चे और उनके पोते इत्यादि करेंगे। सदियों की यात्रा और कई पीढ़ियों के बाद ये मिशन आज के दल के दूर के वंशजों द्वारा पूरा किया जाएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, take off! उम्मीद है कि आप सब आराम से हैं। वो एक शानदार लॉन्चिंग थी और अब हम कुछ मन भावन नज़ारे देखने वाले हैं। हाइपर क्रूजिंग स्पीड पर हम पहले से ही वीनस पर पहुंच चुके हैं। जुपिटर पार करते ही नाश्ता परोसा जाएगा। हम आपको एक रेगिस्तानी ग्रह का अच्छा दृश्य दिखाने जा रहे हैं। हमारे अनुमान के मुताबिक वीनस की सतह पर तापमान 860 डिग्री फ़ारेनहाइट है। किसी भी तरल चीज़ का वाष्पीकरण करने के लिए पर्याप्त गर्म, यहाँ तक कि सीसा भी पिघल जाए। बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने होते हैं। जब वीनस पर बारिश होती है, सतह इतनी गर्म होती है कि उससे टकराने से पहले ही बूंदों का वाष्पीकरण हो जाता है। आगे है लाल ग्रह मार्स। ये भी एक रेगिस्तानी ग्रह है, लेकिन मार्स वीनस की तरह उबलता गर्म नहीं है। इस वक्त इसका तापमान 70 डिग्री है, लेकिन आज रात तक ये 0 से नीचे 100 डिग्री हो जाएगा। आप एक मार्टियन छुट्टी पर पृथ्वी से आए पर्यटकों से भरा एक लोकप्रिय रिसोर्ट देख सकते हैं। ये शायद बारबडोस ना हो, लेकिन ये दृश्य अतुल्य है। अब हम जुपिटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को महसूस कर रहे हैं और जैसा कि आप खिड़कियों से देख सकते हैं, ये विशाल ग्रह घने बादलों की परतों के नीचे छिपा हुआ है, जिसमें ज्यादातर अमोनिया और सल्फर है। ये ऑरेंज स्पॉट एक हरिकेन जैसा तूफान है जो कम से कम 300 वर्षों से उग्र है। ये तूफान इतना विशाल है कि 3 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। जैसे ही हम शनि यानी कि सैटर्न और इसके प्रसिद्ध छल्लों के पास से उड़ेंगे, आपको आश्चर्य होगा। दूर से छल्ले रेशमी दिखते हैं, लेकिन करीब से आप देख सकते हैं कि वास्तव में वो बर्फ से ढकी चट्टानों की परतें हैं जो आकार में भिन्न हैं, छोटे कंकड़ से लेकर विशाल शिलाखंड तक। आगे है टाइटन, सैटर्न का एक मून जो मर्क्यूरी से भी बड़ा है। इसके नाइट्रोजन युक्त वातावरण की वजह से वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर जीवन का कोई रूप हो सकता है। बदकिस्मती से हम बाहरी ग्रहों को पारित नहीं करेंगे। टाइटन से हमारा मार्ग सौर मंडल से बाहर चला जाएगा। हम इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप पीछे की ओर देखते हैं तो आप देखेंगे दूर जाता हुआ सूर्य, जिसे हम जानते हैं और जिस पर जीवन भर निर्भर रहे हैं, अब किसी भी अन्य स्टार से ये अलग नहीं दिखता।
इंटरस्टेलर स्पेस के घूटिया पर सुंदर अपार शून्य अवकाश में दिन मानो उड़ने लगते हैं और जल्द ही ये चालक दल अवकाश में अपनी पहली सालगिरह मना रहा है। रेडार हमारे पथ में सीधे एक अजीब चीज दिखाता है। हालांकि कोई समस्या नहीं है, हमें मिली है हमारे पूर्वजों द्वारा सैकड़ों साल पहले यहाँ भेजी गई कुछ चीजें। ये है वॉयेजर अंतरिक्ष यान। इसकी सामग्री में पृथ्वी से ध्वनियों से भरा एक डिस्क है। बैक और चक बेरी से लेकर वैदिक भजनों तक सब कुछ। अगर वॉयेजर एलियंस के हाथों लग जाए तो ये उम्मीद थी कि संगीत शायद यूनिवर्सल लैंग्वेज के तौर पर काम आए। और अंतरिक्ष यान चंद्रगुप्त आगे और आगे चलता रहता है। साल दशकों में और दशक सदियों में बदल जाते हैं। नई पीढ़ी पैदा होती है और वो स्पेसशिप में ही अपना संपूर्ण जीवन बिताती है, अपने माता पिता द्वारा शिक्षित होने में और अपने बच्चों को इस मिशन के बारे में सिखाने में और ब्रह्मांड की प्रकृति समझने में। ये इतिहास की वो युवा पीढ़ी है जो अंतरिक्ष में जन्मी है, अंतरिक्ष में ही पली बढ़ी है और अंतरिक्ष शिक्षित है। अपने आप की कल्पना करें इन्हीं बच्चों में से किसी एक के रूप में कि आप एक खगोल विज्ञान वर्ग में हैं और आप सीख रहे हैं ये वाकई चौंकाने वाली बात है कि आसमानी तारे भी बिल्कुल इंसानों की तरह ही हैं। उनका जन्म का समय और मृत्यु का समय तय होता है। कुछ अकेले होते हैं तो कुछ के साथ ही होते हैं, कुछ छोटे होते हैं तो कुछ बहुत ही बड़े। और ये बात सिर्फ सितारों के लिए ही नहीं, हमारी आकाश गंगाओं के लिए भी उतनी ही सच है। आकाश गंगाएं सभी आकृति और आकार में होती हैं। वे एक दूसरे से टकराती भी हैं और कभी कभी एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा को निगल भी सकती है। अजीब बात है, हालांकि अंतरिक्ष यान के लोग पृथ्वी से हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना ग्रह नहीं देखा। उन्होंने कभी किसी ग्रह पर पैर नहीं रखा। अंतरिक्ष यान एक शक्तिशाली दूरबीन से लैस है, लेकिन पृथ्वी देखने में बहुत छोटी है और सूर्य अरबों सितारों में से एक। आखिरकार जिसका इंतजार था वो दिन आ चुका है। अंतरिक्ष यान में सदियों से मौजूद नीरस अस्तित्व अचानक उत्साह में बदल गया और ये सब शुरू हुआ कंट्रोल रूम में एक खोज के साथ। देवियों और सज्जनों, मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने स्टार एप्सिलॉन एरिडानी के पास ही एक ग्रह देखा है। इससे भी अहम बात यह है कि हमें इससे रेडियो संकेत मिले हैं और हम अपने टेलीस्कोप को कैलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हमें इस ग्रह की डिटेल इमेजेस मिलें। यह निश्चित रूप से प्रतीत होता है कि हमें बुद्धिमान जीवन के कुछ रूप दिखने वाले हैं जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। क्या लगता है ये ग्रह कितना बड़ा होगा? ये एक बहुत ही छोटा ग्रह लगता है। मेरी गणना से तो इसका क्षेत्र पृथ्वी की सतह का 10वां हिस्सा है। इस तरह के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ वहां के प्राणी बहुत पतले और लंबे होने चाहिए। ओह, मुझे लगता है मुझसे गणना में कुछ गलती हो गई। मैंने उसे बांट दिया जबकि मुझे उसका गुणा करना चाहिए था। इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मजबूत है। यानी हम छोटे और मोटे प्राणियों से मिलने वाले हैं। ये बहुत ठंडे ग्रह जैसा दिखता है। हो सकता है इनके बदन पर फर हो या फर जैसा है कुछ। सभी ध्यान दें, हम उतर रहे हैं। लैंडिंग की तैयारी करो। हमारा उनसे सामना होगा। क्या वो हमारा स्वागत करेंगे या हम पर हमला करेंगे? आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हम स्वागत के संकेत प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके कंप्यूटर्स हमारी भाषा समझ रहे हैं। वो हमें लैंड होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और हमने इस निमंत्रण का स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों का सपना पूरा होने वाला है। हम बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि
ख्वाब देखने लगते हैं। क्या ये कल्पना है या हमारा भविष्य? हो सकता है आपके अपने वंशज ये यात्रा करें और ब्रह्मांड के दूसरे कोने से आए प्राणियों से मित्रता करें।